चलिए आप लोग सब लोग रेडी हो जाइए फट से। देखिए आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल। स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल। देखिए हमारे लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल के बारे में प्रोविज़न दिया गया है वो दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 6 है भाग 6, उसमें चैप्टर नंबर 3, पार्ट 6 के चैप्टर नंबर 3 में और जो आर्टिकल्स यूज़ हुई है, जो अनुच्छेद यूज़ हुए हैं 168 से 212, 168 से 212। तो फिर से आप लोग को बता दे रहे हैं, राज्य विधानमंडल के बारे में जो प्रोविज़न है वो संविधान का भाग 6, अध्याय 3 और अनुच्छेद 168 से 212। देखो जो स्टेट लेजिस्लेचर है इसके भी 3 आर्गन्स और 2 हाउसेस। 3 आर्गन्स, 2 हाउसेस, 3 अंग और 2 सदन। जो इसके देखो आर्गन्स हैं उसी तरह हम लोग को पढ़ना है जैसे पार्लियामेंट में आपको बताया गया था कि जो हमारा संसद है उसके भी 3 अंग है। पहला आपको राष्ट्रपति बताया गया था, दूसरा राज्यसभा बताया गया था और तीसरा आप लोग को जो बताया गया था वो बताया गया था लोकसभा। यहाँ पर भी उसी तरह आपको याद करना है। पहला आप लोग का है राज्यपाल, गवर्नर। पहला है गवर्नर, दूसरा है विधानसभा और तीसरे पर विधान परिषद। जब हम लोग पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे थे तो लोकसभा तीसरे पर था, राज्यसभा दूसरे पर था। लेकिन जब राज्य विधानमंडल को पढ़ते हैं तो विधानसभा दूसरे पर रहेगा और विधान परिषद तीसरे पर रहेगा। इसका देखो मेन कारण ये है कि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, कुछ ही राज्यों में है विधान परिषद। तो जिसका विधानसभा चूंकि सभी राज्यों में है इसलिए विधानसभा को 2 पे रखा जाता है, विधानसभा को 3 नंबर पे। दूसरा हाउसेस की बात होती है तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है, राज्य का विधानमंडल है, उसके भी 2 हाउसेस हैं। पहला हाउस लोअर हाउस जिसको हम लोग कहते हैं विधानसभा। दूसरा हाउस हम लोग का है विधान परिषद जिसको हम लोग कहते हैं सेकंड हाउस। फिर वही चीज़ याद रखिएगा कि जो सेकंड हाउस है वो सभी स्टेट पे नहीं है। एक बार हम लोग ये क्लियर कर लें कि कितने स्टेट में विधानसभा है, टोटल विधानसभा कितनी है इंडिया में और कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो पहले तो आप ये जान लो इस समय जो पोजीशन है, आज की जो स्थिति है वो इंडिया जो है, यूनियन ऑफ इंडिया जो है हमारा, यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। यानी इंडिया में 28 स्टेट है और 8 यूटी है। तो जितने 28 स्टेट हैं सब में अपने अपने विधानसभा है। कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पर विधानसभा नहीं है। 3 यूटी में भी विधानसभा है। 3 यूटी में पहला दिल्ली, दूसरा पौंडीचेरी और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर। आपसे अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि इंडिया का सबसे नवीनतम न्यूली विधानसभा, इंडिया का सबसे नया वाला विधानसभा कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? जम्मू जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। तो टोटल विधानसभा 28 प्लस 3 इज इक्वल टू 31। आपको याद रखना है कि टोटल जो विधानसभा है 31 है। तो 31 को आप याद कैसे रखोगे? 28 प्लस 3। 28 विधानसभा राज्यों में है और 3 विधानसभा यूनियन टेरेटरीज में है। यानी कि जो हमारी 8 यूटी है, 8 यूटी में 3 में विधानसभा है और 5 यूटी बिना विधानसभा के हैं। 5 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर विधानसभा नहीं है। वहाँ पर जो होता है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, वो अपना काम करते हैं। अब आती है विधान परिषद का नंबर। देखिए विधान परिषद केवल 6 स्टेट पे है। विधान परिषद केवल 6 स्टेट पे है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो आप लोग याद करो जल्दी से जल्दी।
बाकी किसी भी स्टेट में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद किस राज्य में बनेगी कि नहीं बनेगी, इसका निर्णय का अधिकार दिया गया है राज्य सरकार को। किसी राज्य में विधान परिषद रहे कि न रहे, ये अंतिम निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया। राज्य सरकार को कहा गया कि अगर आप विधान परिषद की खर्चे को निकाल सकते हैं, दे सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, तो आप अपने राज्य में विधान परिषद बना लीजिए। अब अगर आप खर्चे को नहीं उठा सकते, तो विधान परिषद मत बनाइए, विधानसभा के द्वारा अपने कार्यों को आप संपादित करें। तो देखिए, जो विधानसभा होती है, इसके जो मेंबर्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एमएलए। उनको हम लोग बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके बाद जो विधान परिषद होती है, उसके मेंबर्स को हम लोग बोलते हैं एमएलसी, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। हम लोग जब संसद के सदस्यों के बारे में पढ़ते हैं, यानी लोकसभा का कोई सदस्य होगा या राज्यसभा होगा, दोनों को हम लोग कहते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दोनों को हम लोग एक ही नाम से जानते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन जो राज्य का विधानमंडल है, उसमें अंतर। विधानसभा वाले को एमएलए, विधान परिषद वाले को एमएलसी, दोनों का अलग अलग नाम रहेगा। तो देखो, जो विधानसभा होती है, इसको हम लोग कहते हैं लोअर हाउस, निम्न सदन। इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट हाउस, प्रथम सदन। इसको हम लोग कहते हैं अस्थाई सदन, टेम्परेरी हाउस। लोअर हाउस निम्न सदन, फर्स्ट हाउस प्रथम सदन, अस्थाई सदन टेम्परेरी हाउस। देखो, वैसे तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। जब विधानसभा का चुनाव होता है, चुनाव की जो विधानसभा गठित होती है, वो 5 साल के लिए। लेकिन विधानसभा का एग्जिस्टेंस तभी तक रहता है जब तक विधानसभा में रूलिंग पार्टी का क्या रहता है, बहुमत रहता है। जो सत्तारूढ़ दल होता है, रूलिंग पार्टी होती है, अगर उसके पास 50% से अधिक एमएलए बने रहते हैं, तो वो 5 साल तक अपना काम करती है। 5 साल के बाद उसका चुनाव कराना ज़रूरी हो जाता है विधान। लेकिन इसको हम लोग टेम्परेरी हाउस क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं, अगर कोई विधानसभा में सत्तारूढ़ पार्टी 50% के जो 50% से ज़्यादा जो मेजॉरिटी की ज़रूरत है, उसको लूज़ कर जाती है, यानी उसके एमएलए की संख्या 50% से कम हो जाती है। ऐसी कंडीशन में विधानसभा को डिसॉल्व कर दी। बहुत सी विधानसभाएं ऐसी हैं जो समय से पहले समाप्त कर दी, जिस कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थायी सदन, टेम्परेरी हाउस। ठीक। निम्न सदन क्यों हम लोग इसको बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि जो एमएलए लोग होते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं, इनके लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन नहीं है। क्वालिफिकेशन का सेंस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। केवल इनकी जो योग्यता है वो बड़ी सामान्य है। नंबर एक, वो भारत का नागरिक हो। दूसरा में कहा गया है कि वो 25 वर्ष की आयु पूरा कर लिया हो। और तीसरा कहा गया है कि सरकारी लाभ के पद पर न हो। और चौथा कहा गया है कि वो पागल, दिवालिया या सिद्ध दोष अपराधी न हो। इसमें से किसी भी क्वालिफिकेशन में एजुकेशन की बात नहीं कही। ऐसा भी हो सकता है कि कोई अशिक्षित व्यक्ति भी विधायक बन सकता है। कोई कम पढ़ा लिखा भी व्यक्ति विधायक बन सकता है, पढ़ा लिखा भी बन सकता है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं लोअर हाउस। ठीक। अब देखिए, जो विधान परिषद है, विधान परिषद को हम लोग सेकंड हाउस कहते हैं, द्वितीय सदन कहते हैं। इसको हम लोग हायर हाउस कहते हैं। और इसके साथ साथ इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थायी सदन। देखो, इसको हम लोग उच्च सदन क्यों कहते हैं, हायर हाउस क्यों कहते हैं, इसको हम लोग स्थायी सदन क्यों कहते हैं? इसको हम लोग इसलिए कहते हैं कि जो विधान परिषद होती है, वो जब गठित होती है तो 6 वर्ष के लिए, विधान परिषद 6 वर्ष के लिए होती है। और एक एमएलसी का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। एक एमएलसी का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये संवैधानिक व्यवस्था है कि प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3
प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 एमएलसी रिटायर होते रहेंगे, नए एमएलसी भर्ती होती रहे। फिर अगले 2 साल के बाद यानी 4 वर्ष के बाद फिर 1/3 हटेंगे, फिर 1/3 की नई भर्ती होती रहे। यानी विधान परिषद में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं होगी कि सारे के सारे एमएलसी नए। जब भी विधानसभा में कोई नया एमएलसी जाएगा, तो उससे 2 बैच सीनियर के लोग मिलेंगे। एक मिलेंगे वही लोग जो उससे 4 साल के सीनियर हैं, दूसरे वे लोग मिलेंगे जो उससे 2 साल के सीनियर हैं। यानी कभी भी विधानसभा में विधान परिषद में सभी के सभी नए सदस्य नहीं होते। एक तो ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है। दूसरा ये होता है विधान परिषद में जो सदस्य चुने जाते हैं, उनकी मिनिमम उम्र जो मिनिमम उनकी न्यूनतम उम्र होती है वो 30 वर्ष होती है। भारत के नागरिक हो, 30 वर्ष उम्र हो, पागल दिवालिया से दो दोष न हो, सरकारी लाभ के पद पर न हो। और इसके साथ ये कहा गया है, इनका इलेक्शन एक अलग तरीके से इलेक्शन, इनका जो इलेक्शन होता है वो बिल्कुल अलग तरीके से होता है। एमएलसी के इलेक्शन के तरह कोई भी इलेक्शन भारत में नहीं होता। चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे वो संसदीय चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे हमारा लोकल बॉडीज़ का चुनाव हो, जितने भी चुनाव होते हैं, उनमें से बिल्कुल ये अलग। अलग का यहाँ मतलब ये है कि इसमें तरह-तरह के विशेषज्ञ लोग आते हैं। एमएलसी के इलेक्शन में तरह-तरह के विशेषज्ञ लोग आते हैं। इनका जो समीकरण बनाया गया है, इनका जो इक्वेशन बनाया गया है, वो कहा गया है कि ये लोग जो चुने जाएँगे, उसका एक मैथमेटिकल फ़ॉर्मूला है। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/6 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/6। ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है इसको आपको बहुत ही गहराई से याद करना है। जब कभी आप कंफ्यूज हो जाइए कि क्या 1/3 कितनी बार आया है, 1/12 कितनी बार आया है, या जो आपने मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा है वो सही है कि गलत है, तो आप क्या करिए, इसको जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम निकालिए। इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, लीस्ट कॉमन फैक्टर। आपका ये 12 आना चाहिए, और 12 जब आपका आ जाएगा तो आप इसको मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करिए। अगर आपका आंसर 1 आ जाता है, इसका मतलब ये है कि आपने जो मैथमेटिकल इक्वेशन बनाया है वो सही है, वो सही है। तो जब आपका सही निकल जाए, तब आप ये सीखो कि ये होते क्या है। देखो, पहला 1/3 के लिए बोला गया है कि जितने भी विधान परिषद की स्ट्रेंथ होगी, उसके 1/3 लोग चुने जो जाएंगे, वो चुने जाएंगे, उनका इलेक्शन होगा लोकल बॉडीज़ के। लोकल बॉडीज़ का मतलब होता है, जो लोकल बॉडीज़ हम लोग पढ़ते हैं उसका मतलब होता है रूरल एरिया के लिए ग्राम पंचायत, अर्बन एरिया के लिए नगर निगम, कस्बा जो होता है टाउन होता है उसके लिए टाउन एरिया कमेटी, और जहाँ पर सेना रहती है, सैन्य क्षेत्र रहता है, वहाँ पर कैंटोनमेंट बोर्ड, छावनी परिषद। इन 4 चीज़ों को हम लोग बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। ग्राम पंचायत, नगर निगम, टाउन एरिया कमेटी और कैंटोनमेंट बोर्ड। तो जो इसके सदस्य लोग होते हैं, जैसे ग्राम प्रधान है, कारपोरेटर है, मेयर है, टाउन एरिया कमेटी का चेयरमैन है, मेंबर्स है, ये लोग क्या करते हैं, 1/3 लोगों को चुनते हैं। वही लोग वोट कास्ट करते हैं, आम नागरिकों को वोट कास्ट करने की कोई शक्ति नहीं दी गई। ये पहला 1/3 है। दूसरा 1/3 जो होता है, वो जिस राज्य के विधान परिषद का इलेक्शन होना है, उस राज्य के विधानसभा के सदस्य का मतलब है एमएलए। 1/3 एमएलए लोग चुने जाते हैं, एमएलए लोग चुनेंगे। यानी 1/3 एमएलसी को चुनने का अधिकार उस राज्य के एमएलए लोगों को दिया गया। लेकिन कोई एमएलए इसमें प्रत्याशी नहीं बन सकता, ये भी मस्ट है। फिर इसके बाद आता है 1/12, 1/12।
1/12, 1/12। जो पहला 1/12 है, वो ये कहा गया कि जो टीचर लोग होते हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद के, उनके जो टीचर्स होते हैं वही कैंडिडेट होंगे और वही लोग वोटर होंगे, वही प्रत्याशी होंगे और वही लोग वोट कास्ट करें। जैसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, जिसको हम लोग यूपी बोर्ड कहते हैं, बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, झारखंड बोर्ड, क्या नाम है आपका, उत्तराखंड बोर्ड। हर राज्य सरकार का अपना बोर्ड होता है जो क्लास 12th तक के एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है। आप लोगों ने क्लास 10th पास किया किसी बोर्ड के द्वारा, आपने 12th पास किया किसी बोर्ड के द्वारा। लेकिन ये कहा गया कि जो सेंट्रल के बोर्ड होते हैं सीबीएसई, आईसीएसई, उसके न तो टीचर इलेक्शन लड़ सकते इस पैरामीटर में और ना वहाँ के टीचर वोट कास्ट करें। ठीक, वो जो वोट कास्ट करेंगे वो स्टेट के जो बोर्ड होगा उसके टीचर और कैंडिडेट भी बनेंगे टीचर। फिर अगला जो 1/12 आता है उसको कहते हैं ग्रेजुएट लोग, स्नातक लोग। ऐसे लोग कैंडिडेट बनेंगे जो ग्रेजुएट होंगे। जो वोट कास्ट करेंगे वो भी ग्रेजुएट, यानी वोटर भी ग्रेजुएट, कैंडिडेट भी ग्रेजुएट। ये 1/12 का चुना जाएगा। फिर आता है 1/6। जो 1/6 है, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। जो उस राज्य के राज्यपाल होंगे वो क्या करेंगे, लोगों को नॉमिनेट करेंगे। और जो नॉमिनेट करेंगे, मनोनीत करेंगे 1/6 लोगों को, 1/6 लोगों को, वो 5 फील्ड के एक्सपर्ट्स, 5 फील्ड के एक्सपर्ट्स होंगे, उन्हीं को नॉमिनेट किया जाएगा। पहला आर्ट, कला। दूसरा लिटरेचर, साहित्य। तीसरा विज्ञान, साइंस। चौथा सोशल वर्कर, सामाजिक सेवा। पांचवा कोऑपरेटिव मूवमेंट, सहकारिता आंदोलन। ये 5 फील्ड आप लोग को याद रखना है, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता आंदोलन। आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल वर्कर एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट। यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, वो केवल 4 क्षेत्र के लोगों को ही नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, और उनको दिया गया है 12 लोगों को नॉमिनेट, केवल 12 लोग। जो हमारे राज्यपाल महोदय हैं, वो विधान परिषद के टोटल स्ट्रेंथ के 1/12 लोग को नॉमिनेट करेंगे, और जो इनको दिया गया है 5 क्षेत्र के लोगों को। यानी नॉमिनेशन के मामले में हमारे राज्यपाल को ज़्यादा क्षेत्राधिकार मिला है राष्ट्रपति की तुलना में। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इसमें एक नया चीज़ आया है, कोऑपरेटिव मूवमेंट, सहकारिता आंदोलन। यही राज्यपाल को एडिशनल पावर मिली हुई है नॉमिनेशन। कोऑपरेटिव मूवमेंट का मतलब होता है कि जब लॉर्ड कर्जन का समय था 1905 के समय, तब हम लोग ग्रामीण अंचल में जो रहते थे, हम लोग की जो अपनी भूमि होती थी, हम लोग की अपनी खेती बाड़ी होती थी, उसमें क्या होता था, अनाज बहुत कम होते थे। अनाज कम होने का कारण सबसे बड़ा ये था कि हमारी जो भूमि होती थी वो अनउपजाऊ होती थी। कहने को तो हमारे पास 10 बीघे खेत, लेकिन अनाज बहुत कम होता था, क्योंकि हमारे जो ज़मीन थी वो ऊसर थी, बंजर थी, अनफर्टिलाइज एरिया था। तो हम लोग अनाज कम उपजा पाते थे। अब अनाज ही हम लोग का मेन साधन था, कृषि। तब गांव के लोगों ने 5-5 लोगों की टोली बनाया और यह निर्णय लिया गया कि ABCDE, मान लो 5 लोग हैं, ए से लेके ई तक। तो आज ये पांचों लोग मिलकर एक एक खेत के जो कंकड़ है, मिट्टी जो पथरीले है, बालू है, उसको निकालेंगे और वहाँ पर मिट्टी बनाएंगे, जो मिट्टी दबी हुई है। इससे ये होगा कि धीरे धीरे खेत उपजाऊ होने लगे। वहाँ से कंकड़ पत्थर निकाल दिए जाएंगे, वहाँ से बालू निकाल दी जाएगी, मिट्टी वहाँ पर मिल जाएगी, तो उपजाऊ हो जाएगी। आज ए के खेत में किया गया, कल बी के खेत में किया गया, परसों सी के खेत में किया गया, फिर डी के खेत में किया गया, फिर ई के खेत में किया। क्योंकि ये समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, इसीलिए इसका नाम दिया गया सहकारिता आंदोलन।
और इसका नतीजा मिला कि हमारा जो भूमि 1% 1.5% उपजाऊ होती थी स्वतंत्रता के समय, हम लोग 20% के लमसम। तब संविधान निर्माताओं ने ये देखा कि भारत कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे ऐसा करो, ऐसे आंदोलन को आप क्या करो, प्रमुखता दो। ऐसे आंदोलन को कॉन्स्टिट्यूशन में स्थान दिया गया, संविधान में, क्योंकि संविधान सर्वोच्च विधि है, इससे बड़ी कोई विधि नहीं है। तो ये कहा गया कि चूंकि जो भूमि का विषय राज्य सूची में रखा जाए, और जो सहकारिता आंदोलन है उनके विशेषज्ञों को राज्यपाल महोदय क्या करे, विधान परिषद में स्थान। तो अब विधान परिषद में कौन कौन से लोग गए, लोकल बॉडीज के लोग गए, स्नातक लोग गए, ग्रेजुएट लोग गए, टीचर लोग गए, और इसके साथ साथ कला के विशेषज्ञ, साहित्य के विशेषज्ञ, विज्ञान के विशेषज्ञ, समाज सेवा के विशेषज्ञ, और सहकारिता आंदोलन। तो विधानसभा विशेषज्ञों से भरी हुई है कि नहीं भरी हुई? जी सर। जी सर। यस सर। इसलिए विधानसभा को हम लोग कहते हैं उच्च सदन। ठीक, यही स्थिति है राज्यसभा की। लेकिन थोड़ा सा राज्यसभा में यहाँ पर हल्का सा अंतर। ये कहा गया कि राज्यसभा को हम लोग कभी भी भंग नहीं कर सकते, कभी भी भंग नहीं। लेकिन जो विधान परिषद है वो स्थायी सदन होने के बाद भी राज्य सरकार जब चाहे तब विधानसभा को भंग कर सकती। अब विधान परिषद को सर, हमने आपको बताया कि विधान परिषद उसका पूरा एग्जिस्टेंस राज्य सरकार पे निर्भर। राज्य सरकार चाहे तो विधान परिषद को क्रिएट कर दे, बना दे, राज्य सरकार चाहे तो विधान परिषद को हटा दे। ये पूरी जो स्थिति है ये दी गई है किसको, राज्य सरकार। ये सबसे महत्वपूर्ण। तो जो हमारा विधान परिषद है, ये ध्यान रखिएगा, निलंबित तो नहीं किया जा सकता, सस्पेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन टर्मिनेट किया जा सकता, बर्खास्त किया जा सकता। राज्य सरकार चाहे तो बर्खास्त कर सकती। ये आपके पास पीटी का बहुत इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स एग्जाम का, जुडिशरी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस परिस्थितियों में विधान परिषद विघटित हो जाती। तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, आप टिक लगाओगे राज्य सरकार के द्वारा। तो जो राज्यसभा है कभी भी विघटित नहीं होगी, लेकिन विधानसभा विघटित हो सकती। एक तो ये आप लोग को कल हमने बताया था। दूसरी चीज जो विधान सभा है, विधानसभा, इसके लिए व्यवस्था ये की गई है कि जो विधानसभा में मैक्सिमम मेंबर होंगे, यानी एमएलए लोग होंगे, वो होंगे 500। किसी भी राज्य के विधानसभा में 500 से ज़्यादा एमएलए नहीं होंगे, ठीक, कम होंगे। मिनिमम के बारे में कहा गया 60 लोग। किसी भी राज्य की विधानसभा में जो मिनिमम होंगे वो 60 होंगे। कभी कभी कोई नया राज्य जब बनता है तो वहाँ पे जो एमएलए होते हैं उनकी संख्या कम रहती। जैसे वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य बना, तो वहाँ पे उस समय एमएलए 60 नहीं। 1985 में जब गोवा बना, वहाँ पर विधायक एमएलए उतने नहीं थे। 1972-73 में जब सिक्किम बना, वहाँ पर भी उतने एमएलए नहीं। तो ये ध्यान रखिए कि जब कोई नया राज्य बनता है, हो सकता है कि 60 न हो, लेकिन जैसे जब वहाँ पे चुनाव के द्वारा होगा, राज्य गठित तो हो जाता है, लेकिन जब वहाँ पे आम चुनाव होगा एमएलए का, तब वहाँ पे स्ट्रेंथ बना दी जाती है 60। तो इस दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जो एमएलए वाला राज्य है वो उत्तर प्रदेश, जहाँ पर 503 एमएलए का इलेक्शन होता है, सॉरी 403 एमएलए का इलेक्शन होता है, 403। देखो पहले क्या व्यवस्था थी कि विधानसभा में जो राज्य के राज्यपाल होते थे वो एक लोगों को मनोनीत करते, एक लोग को मनोनीत करते। अब वो एक व्यक्ति कौन होता था, एंग्लो इंडियन सर। एंग्लो इंडियन। लेकिन वो व्यवस्था खत्म कर दी गई। अब वो व्यवस्था खत्म कर दी गई 104 नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा। अब ये कहा गया कि जो हमारे राष्ट्रपति महोदय है
वो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट नहीं करेंगे और जो हमारे विधानसभा के जो राज्यपाल करते हैं उनकी शक्ति को भी खत्म। ठीक है। और एंग्लो इंडियन को कल हमने बताया था, ये 2 शब्द है। एंग्लो, एंग्लो मतलब अंग्रेज, इंडियन मतलब भारतीय। देखो 4 यूरोप से 4 जातियां आई थी, यूरोपियन लोग। सबसे पहले जो आए थे पुर्तगाली, दूसरे नंबर पर आए डच, तीसरे नंबर पर आए अंग्रेज और चौथे नंबर पर आए फ्रांसीसी। तो सबसे ज़्यादा समय तक यहाँ पर जो शासन किया है वो शासन किया अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने। जब बहुत दिनों तक यहाँ पे इन्होंने शासन किया तो बहुत से अंग्रेजों ने भारतीय महिलाओं से विवाह किया, बहुत सी भारतीय पुरुषों ने अंग्रेज महिलाओं से भी। ठीक। जो विवाह किया, अगर वो ब्रिटेन चले गए तो बात खत्म। लेकिन अगर इंडिया में रह गए, कब इंडिपेंडेंट नहीं, जब ब्रिटिश रूल था 1947 तक, और उनके अगर कोई बच्चे पैदा होते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं एंग्लो इंडियन। जो एंग्लो इंडियन संविधान बनते समय थे वो कई हजार थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हर लोग को प्रोटेक्शन दिया गया, चाहे वो एससी कम्युनिटी का हो, चाहे एसटी कम्युनिटी का हो, ओबीसी हो, महिला हो, माइनॉरिटी हो, सबको प्रोटेक्शन। कोई ये नहीं कह सकता हमारे लिए संविधान में व्यवस्था है, सबके लिए व्यवस्था। और इसके साथ साथ संविधान में जो फॉरवर्ड क्लास था, अग्रणी जाति थी, तो सरकार ने बिना मांगे उनकी भी व्यवस्था कर दी। EWS, कि लो आप भी 10% EWS को, यानी कि जो फॉरवर्ड क्लास में पिछड़ गए हैं उनको EWS का दे दिया गया आरक्षण, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और गवर्नमेंट जॉब में। तो ये कहा गया कि जो एंग्लो इंडियन हैं इनको भी प्रोटेक्शन दो। इनके प्रोटेक्शन के लिए कहा गया कि आप लोग को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। आप लोग को क्या दिया जाएगा कि आप लोकसभा में 2 लोग को नॉमिनेट, और पूरे राज्यों की विधानसभा, जहाँ जहाँ विधानसभा है, एक एंग्लो इंडियन आपकी आवाज़ को उठा सके, वहाँ पर इनके लिए व्यवस्था बना दी। देखो कल फिर हमने आप लोग को ये भी बताया था कि जो स्टेट होता है, राज्य होता है, उसका जो चीफ होता है वो गवर्नर होता है, राज्यपाल। देखिए गवर्नर जो होता है वो स्टेट का चीफ होता है, लेकिन गवर्नर की पोजीशन और प्रेसिडेंट की पोजीशन में बहुत ज़्यादा अंतर। क्या क्या अंतर है इसको आप लोग एक एक। सबसे पहले कहने को तो चीफ ऑफ द स्टेट, ये क्या है, राज्यों का संवैधानिक प्रमुख, गवर्नर। लेकिन गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है, जैसे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, वो संविधान के अनुच्छेद 54, 55 के और 54, 55 में कहा गया कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो एक इलेक्टोरल कॉलेज करेगा, निर्वाचक मंडल। उसमें MP भी रहेंगे, MLA भी रहेंगे, सब लोग रहेंगे। और राष्ट्रपति उसी को बनाया जाएगा जो कम से कम 50% वोट पाए, 50% तगड़ी व्यवस्था रहा। और राज्यपाल के लिए, राज्यपाल को चुनाव कैसे होगा, नो इलेक्शन सर। कोई इलेक्शन। फिर क्या होता है, राज्यपाल कैसे बनता है, प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं, और प्रेसिडेंट जो नॉमिनेट करते हैं किसके कहने पे करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री। भाई जो आजकल यूएस का है, दोस्त के पास, यस सर, यस सर। दोस्त के पास। तो कंक्लूजन क्या निकला, गवर्नर के अपॉइंटमेंट में MLA लोगों का, MLC लोगों का कोई रोल नो, नो। स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल, राज्य सरकार का स्टेट के सिटीजन्स का कोई रोल, राज्य के नागरिक का कोई रोल। इसलिए कहा जाता है कि जो गवर्नर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट, केंद्र सरकार का एजेंट होता है। एक चीज़।
दूसरा, हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाने का भी आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, महाभियोग लगा इम्पीचमेंट। यस सर। यस सर। गवर्नर को हटा सकते हैं, गवर्नर को राज्य सरकार हटा सकती है। नहीं सर। नहीं सर, केवल No, sir. राष्ट्रपति है। राज्य के विधानसभा में कोई विधेयक वगैरह लाया जा सकता है गवर्नर को हटाने के लिए? कुछ नहीं। नहीं सर। नहीं सर। दो चीजें हो गई। गवर्नर का टेन्योर, राष्ट्रपति रहेगा 5 साल के लिए, राज्यपाल 6 साल सर। राष्ट्रपति At की the इच्छा pleasure of अनुसार President, सर। sir. राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। कितने दिनों तक रहेंगे राज्यपाल? At the pleasure of President, sir. प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक वो प्लीज करते रहेंगे, बटरिंग करते रहे। ऐसा भी हो सकता है 6 साल से भी रहे, 10 साल भी रहे, Yes, sir. हो सकता है। हो सकता है। पाठक जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो महामहिम है कितने दिनों से हैं? सर लगभग सर 5 साल से ऊपर हो गया है। 4-5 साल के ऊपर। मयंक तो बिल्कुल वहीं रहते हैं। मयंक, कितने दिन हो गया की आरपी सिंह? यूपी की गवर्नर कौन है? आरपी सिंह? सर आनंदीबेन पटेल। ये आपकी बिटिया हैं आनंदी बेन? अरे सॉरी सर। कब सुधरोगे भाई? आनंदिया बोल दो और क्लोज लगेगा। सर महामहिम श्रीमती आनंदीबेन पटेल। कितने दिन से हैं? सर करीब 5 वर्ष से ज्यादा हो गया। 10 साल। एक टेन्योर पूरा हो गया तो चीफ मिनिस्टर 10 साल रह सकता है, 5 साल के बाद। नो। गवर्नर के लिए बोला गया कि आपका जो टेन्योर होगा, प्रसाद पर्यंत का क्या मतलब होगा? जब तक प्रसाद मिलता रहेगा तब तक आप बने रहो, इच्छा अनुसार सर। इच्छा अनुसार। जैसे आप लड्डू चढ़ाए, एक एक लड्डू सबको देते गए, तो हनुमान जी का लड्डू, तो वही है राज्यपाल। तो राज्यपाल के बारे में कहा गया है कि न तो स्टेट गवर्नमेंट इनको अपॉइंट कर सकती है, न राज्य का विधानसभा इनके बारे में कोई अपॉइंटमेंट में रोल प्ले करता है, न हटाने पर प्ले करता है, न इनके खिलाफ कोई इम्पीचमेंट लगता है। लास्ट में कंक्लूजन निकाल के रख लेना, ये जो आपका आता है मेंस में लिखने को भी आता है, आप लोग को लिखवाया भी है, ये केंद्र सरकार। आपसे पूछा जाएगा क्या गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट होता है? यस सर। आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, केवल ये कहने से काम नहीं बनेगा। हाँ, आपको बताना पड़ेगा अपने आप कि सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की। और गवर्नर की क्वालिफिकेशन क्या है? नंबर 1 भारत का नागरिक हो, और नंबर 2 35 वर्ष उम्र हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, सिद्ध दोष अपराधी ना हो, यानी कि लूनेटिक ना हो, कन्विक्टेड ना हो, और बैंक कलेक्टर ना हो, सॉल्वेंट, और कोई लाभ के पद पर ना हो गया। यही तो क्वालिफिकेशन है। इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, वो भी नहीं है। ठीक, ये गवर्नर की जो क्वालिफिकेशन है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही मिनिमम। आप लोग यहाँ पे 2 फार्मूला बना लें। फार्मूला नंबर 1, किनकी एज 25 वर्ष होनी चाहिए। ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको इलेक्शन लड़ने के, देखिए, लोकसभा मेंबर बराबर, विधानसभा एमएलए, ये लोग 25 साल वाले हैं। 30 साल वाले में लिखिए राज्यसभा के मेंबर बराबर, विधान परिषद के मेंबर एमएलसी। 35 वर्ष वालों में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ द स्टेट।
जो लोकल बॉडीज होता है उसके कैंडिडेट की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? ग्राम प्रधान की, 30 वर्ष कारपोरेट 21 30 21 है 21 सर 21 वर्ष। 21 साल अगला लिख लो 21 वर्ष किसकी मिनिमम होनी चाहिए? तो आप लिख लो 21 वर्ष में लोकल बॉडीज, रूरल एरिया ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, अर्बन एरिया नगर निगम, टाउन एरिया कमेटी, और जिस ज़िले में सेना रहती है, आर्मी रहती है, वहाँ पे कैंटोनमेंट बोर्ड। वहाँ पे कैंडिडेट को कम से कम 21 वर्ष का होना चाहिए। और देखो जहाँ पर ओपन इलेक्शन होता है वहाँ पर जो वोटर है उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? वोटर की 18 वर्ष सर एडल्ट 18 वोट वर्ष। का सिस्टम आपने आप लोग को बताया। वयस्क मताधिकार, तो वोटर की एज कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष 18 वर्ष। प्लस वर्ष। नाम में उसका नाम को नोट करके लिख। जो ये जनरल इलेक्शंस होगा लोकसभा का, विधानसभा का और लोकल बॉडीज का, 3 जनरल इलेक्शंस होते। इसमें जो वोटर होंगे वो 18 साल उनकी कम से कम एज हो और वो क्या हो, वो वोटर लिस्ट में उनका नाम हो। ठीक है, फिर देखो कल ही वाला चीज़ रिवाइज करा रहे हैं। और फिर इसके बाद आता है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। जैसे केंद्र में मंत्रिपरिषद होती है वैसे स्टेट में भी। केंद्र में 3 प्रकार के मिनिस्टर होते हैं, स्टेट में भी 3 प्रकार के। सेंट्रल में 3 प्रकार के जो मिनिस्टर होते हैं उनका नाम होता है कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट, और तीसरा होता है स्टेट मिनिस्टर। सेंट्रल में 3 मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। राज्यों में आ जाइए। राज्यों में 3 प्रकार के, कैबिनेट मंत्री राज्य में भी, नंबर 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट, और तीसरा स्टेट मिनिस्टर राज्य मंत्री। नाम वही है, जो सेंट्रल में है वही नाम स्टेट में है। देखो जो ये तीनों मिनिस्टर को मिला दो, कैबिनेट मिनिस्टर प्लस स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट प्लस स्टेट मिनिस्टर बराबर काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। तीनों को मिला दोगे, कैबिनेट मंत्री प्लस राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्लस राज्य मंत्री बराबर मंत्री परिषद। देखिए कभी कभी आप लोग से इंटरव्यू में पूछा जाता है कि काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में क्या अंतर है। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में क्या अंतर है, मंत्री परिषद में और मंत्रिमंडल में क्या अंतर। ठीक है, तो इंटरव्यू की कॉपी में लिख लेना। आप बिना डरे बिना हिचके केवल 2 शब्द में बताना कि जो मंत्री परिषद होती है वो बड़ी यूनिट है। मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री भी होता है, स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट भी होता है और स्टेट मिनिस्टर। और कैबिनेट का मतलब, कैबिनेट को हिंदी में कहते हैं मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट के ही लोग। जो कैबिनेट है वो छोटी इकाई है और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर बड़ी इकाई। ठीक है, ये आपके कॉपी में लिखा। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जो ये काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर हो गए, क्या इसमें चीफ मिनिस्टर भी इंक्लूड है? यस जी सर सर। मंत्री परिषद sir. में मुख्यमंत्री sir. भी इंक्लूड है कि नहीं है? जी जी है जो जी चीफ है, सर, मिनिस्टर है वो कैबिनेट मिनिस्टर होता है या स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट होता है या स्टेट मिनिस्टर? किसमें, तीनों में से किस में आता है वो? कैबिनेट में। इसमें शामिल नहीं है सर। दरवाजे के बाहर बैठा रहता है। चीफ मिनिस्टर किस में आता है? कैबिनेट मिनिस्टर में आता है सर। कैबिनेट मंत्री कैबिनेट इट्स अ पार्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। हाँ, ये ध्यान रखना, चीफ मिनिस्टर जो होता है
वो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर का भी चीफ है और कैबिनेट का भी, दोनों का चीफ, दोनों का भी। तो देखो इसीलिए बोला जाता है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, यानी जो मंत्री परिषद होगी वो मुख्यमंत्री को मिलाकर बनेगी। तो जब मुख्यमंत्री के साथ बनेगी तो मुख्यमंत्री उसका हिस्सा है कि नहीं है? है। अब देखो जो ये चीफ मिनिस्टर होते हैं या मिनिस्टर लोग होते हैं, किसी भी कोई भी मिनिस्टर, चाहे कैबिनेट वाला हो चाहे वो स्टेट वाला हो, कोई भी हो, ये बनेंगे कैसे? इनके लिए कहा गया है जनरल रूल्स और एक्सेप्शनल रूल, सामान्य नियम, आपवादिक नियम। सामान्य नियम ये कहता है कि जो मिनिस्टर बनेंगे वो एमएलए हो या एमएलसी। इस स्टेट में अगर दोनों का ऑप्शन है, जैसे 6 स्टेट में एमएलसी लोग भी हैं, चीफ मिनिस्टर के लिए बोला गया एमएलए भी हो सकता है या एमएलसी, कोई भी हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि चीफ मिनिस्टर जो है एमएलए ही हो, एमएलसी भी बन सकता है। ठीक, अगर किसी एमएलसी को चीफ मिनिस्टर बना लिया गया, और क्या फॉर्मेलिटी होनी चाहिए? किसी एमएलसी को चीफ मिनिस्टर बना लिया गया, और कोई फॉर्मेलिटी होगी कि बस हो गया? Sir, he has to be the leader of साल के लिए फिर सर्व विधानसभा leader of the अपना house. लीडर उसको चुने। ये कहा गया विधानसभा उसको अपना लीडर चुने। विधानसभा में रूलिंग पार्टी का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री सर। चीफ मिनिस्टर। अब विधानसभा में विपक्षियों का नेता, वो भी एक चुना, लीडर ऑफ अपोजिशन। अपोजिशन। तो ये ध्यान रखिएगा, विधानसभा ने चीफ मिनिस्टर चुना था शुरू में, वो तो आए थे एमएलसी के, या तो आप एमएलए लड़ के आए होते और सारे एमएलए आपको अपना नेता चुन। जैसे मान लो दिल्ली है, इलेक्शन हो गया, वहाँ चीफ मिनिस्टर बनेगा कि नहीं बनेगा कोई? जी सर, बनेगा सर। कौन बनेगा? नंबर में तो सर अभी 3-4 आदमी है, बिहार का भी है मनोज तिवारी। बिहार का बिहार से कब से बिहार का हो गया वो? तो तिवारी कहाँ का है? दिल्ली का है सर। सर यूपी का हमारे ही यहाँ है, से बिहार में हुआ है सर। कहाँ का है? बिहार के कौन से जिले का? बात भोजपुर। नहीं मालूम सर। जैसे देखो दिल्ली का क्या है कि जो एमएलए लोग हैं वहाँ पे चूंकि एमएलसी का प्रोविज़न ही नहीं है, तो जो भी बनेगा वो एमएलए होगा। जी सर। दिल्ली में एमएलसी तो है नहीं, दिल्ली में सब के सब जो जीते वो एमएलए जीते। ठीक है, जो रूलिंग पार्टी है उसके साथ 48 जीते हैं, 48, तो वही 48 में से तो कोई होगा ना, तो वही जी सर। 48 लोग अपना नेता चुनेंगे, और जो नेता चुनेंगे वही बन जाएगा दिल्ली का चीफ मिनिस्टर। ये अलग बात है कि हाई कमान जिसको नाम बोल देगी, हमारे प्राइम मिनिस्टर बाहर हैं, जब लौट के आएंगे, ठीक है ना, तो जिसका नाम बोल देंगे वो बन जाएंगे। व्यवहारिक में ये होता है, लेकिन जो भी बनेगा वो एमएलए ही बनेगा ना, तो वो यस सर। तो पहले क्या होगा, एमएलए की मीटिंग कराई जाएगी, आज आप लोग अपना नेता चुन लो, सबको हिंदी में बता दिया जाएगा। देखो भोजपुर वाले को ही नहीं चुनना है, और भी हैं, तो नाम बता दिया जाए, सब बोल देंगे हम। तो अगर मान लो किसी नए लोग को चुन लेंगे तो हाईकमान बोल देगा तो नया भी बन। जैसे आपने देखा कि एमपी में नए चेहरे को उतारा गया, राजस्थान में नए चेहरे को उतारा गया। एमपी में उम्मीद थी कि डॉक्टर मोहन यादव होंगे, कोई कह रहा मामा होंगे, शिवराज होंगे, कोई कुछ कह रहा था। तो ये सब डिपेंड करता है उनकी। देखो ये चीज़ आप ध्यान रखना, प्रोविज़न एमएलसी भी बन सकता है चीफ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है कि विधानसभा अपना उसको लीडर, क्योंकि विधानसभा में रूलिंग पार्टी का जो नेता होता है उसको हम लोग बोलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक,
क्या ऐसे व्यक्ति को भी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है जो किसी हाउस का मेंबर ना हो? यस सर। यस बनाया सर। जा सकता जी सर। है। कितने दिनों के लिए? 6 months। 6 महीने के लिए। 6 माह के। सर उनको अच्छा, मान लो किसी को हम लोगों ने बना लिया और 6 महीने बाद वो एमएलसी बन के फिर आ गए, अब क्या होगा? 6 महीने तक उन्होंने लाभ लिया एक्सेप्शन का, अपवाद का। 6 महीने खत्म होने के पहले पहले वो एमएलसी का चुनाव आ गए लड़, चाहे राज्यपाल ने उनको नॉमिनेट कर दिया, चाहे एमएलए लोग चुन लिए, किसी भी जो भी आपको फार्मूला बता। अब क्या होगा चीफ? 5 साल 5 तक years as a chief रहने minister। फिर का चलिए है, 5 साल। विधानसभा का नेता बनिए। आपको विधानसभा का लीडर बनना ही बनना है, चाहे आप सीधे वाले दरवाजे से आइए, चाहे पीछे वाले दरवाजे से आइए, चाहे छत से कूद आने में कोई मनाही नहीं। आप अगर एमएलए लड़के आते हो तब भी आपको नेता चुना जाएगा। अगर आप 6 महीने वाला लाभ लेते हो, बाद में एमएलसी बनते हो, तब भी आपको लीडर बनना पड़ेगा। और अगर आप डायरेक्ट एमएलसी बन के चीफ मिनिस्टर बनते हो तो भी आपको विधानसभा में अच्छा, विधानसभा ने नेता नहीं चुना, विधानसभा ने मना कर दिया हमारे नेता अब रह पाएंगे चीफ मिनिस्टर? नो सर। नहीं रह पाएंगे सर। क्यों? नहीं सर। नहीं रह जबकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आप मत कहिएगा नहीं नहीं रहेंगे, आपका आंसर होगा नो, क्योंकि जब विधानसभा उनको नहीं एक्सेप्ट कर रहा है तो कैसे वो लीडर कहलाए। एक तो ये फंडा याद रख। दूसरा, जो मिनिस्टर है वो कौन बनेगा? जो मिनिस्टर बनेंगे, कैबिनेट वाले बनेंगे, इंडिपेंडेंट वाले बने, कोई भी बनेगा, वो एमएलए बनेंगे कि एमएलसी बनेगा? दोनों बन सकते हैं। कोई भी दोनों बन बन सकता सकते है, हैं। दोनों में कोई एमएलए भी बन सकता है, एमएलसी। अगर कोई एमएलसी मिनिस्टर बन गया तो कोई फॉर्मेलिटी करनी है उसको? नहीं। कुछ वोट लेना होगा। कुछ नहीं करना है। अब दोनों हाउस में जाएगा, बैठेगा, बोलेगा, सब कुछ कर। अगर कोई एमएलसी मिनिस्टर बन जाता है तो विधानसभा में कैसे जा सकता है? तो मेंबर किस अधिकार से? मंत्री मिनिस्टर की मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ध्यान रखिएगा, ऐसे कोई एमएलए विधान परिषद में जा सकता है? कोई एमएलए विधान परिषद में जा सकता है? नहीं जा सकता। कोई एमएलसी विधानसभा में जा सकता है? नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। जैसे मान लो आप सिविल जज जूनियर डिवीजन हो, आप डिस्ट्रिक्ट जज के कुर्सी पे जाके बैठ सकते हो? नो सर। बैठ गए, क्या वो प्रमोशन बहुत देर में होगा, एक बार बैठ ही जाए। बैठ गए तब क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट जज की नौकरी जाएगी क्या आपकी? मेरी तो बैठेंगे। जाएगी। हाँ, ये ना बोल देना डीजे की नौकरी जाएगी, कुर्सी खाली करके क्यों गए थे, ठीक है ना? उसी तरह एमएलए ना जाएगा एमएलसी वाले हाउस में, ना एमएलसी जाएगा एमएलए वाले हाउस में। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति एमएलसी बन जाता है मिनिस्टर, अपने हाउस में तो रहेगा एमएलसी वाले, एमएलए वाले हाउस में भी जाएगा विधानसभा। क्यों जाएगा? एज ए मिनिस्टर। कोई एमएलए अगर मिनिस्टर बनता है, ध्यान रखना, विधानसभा के साथ साथ विधान, और कैसे जाएगा? एज ए मिनिस्टर। कोई बाहरी व्यक्ति भी मिनिस्टर बन सकता है? आपका आंसर होगा हाँ। कितने दिनों के लिए? 6 माह के। 6 माह के बाद उसका कार्यकाल खत्म, किसी न किसी हाउस के मेंबर होके आओ, ठीक? कोई व्यक्ति अगर एमएलसी बन जाता है चीफ मिनिस्टर, तो उसका टेन्योर कितने दिनों का होगा? 5 साल का मुख्यमंत्री। 5+1। 5 साल प्लस 1 साल। 5 साल रहेगा चीफ मिनिस्टर के रूप में, 1 साल फिर वापस आके अपने एमएलसी के रूप में। कोई एमएलसी चीफ मिनिस्टर बन गया और विधानसभा डिसॉल्व कर दी, विधानसभा में सत्तारूढ़ दल बहुमत खो देता है, तो जो चीफ मिनिस्टर है उनकी पोस्ट रहेगी कि चली जाएगी?
चली जाएगी सर। खत्म हो चली जाएगी। जाएगी। चली जाएगी सर, खत्म हो सिविल जाएगी। पोस्ट बची रहेगी कि चली जाएगी? एमएलसी बची अब वो रहेगी। आ जाएंगे अपने ओरिजिनल हाउस में एमएलसी के। अब आप चौंकना नहीं करे, वो कैसे फिर बैठे हुए वहाँ, सरकार तो गिर गई। ठीक, ये सब देखो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, जितना घुसोगे, जितना डिटेल में जाओगे, उतनी ब्रॉड, उतनी नॉलेज आपकी। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एमएलसी अगर चीफ मिनिस्टर बनेगा और गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाएगी तो फिर वापस 1 साल के लिए आर्टिकल में लिखा है? ना कोई लिखेगा। ये तो आपको खुद अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके। या यमराज जी कौन फोटो लगाए हो भैया? योगेंद्र? टाइगर का सर। ओरिजिनल पे तो सर सामने नहीं आ गया। थोड़ा दिखा दिया जाए सर, हम लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा है। अरे न दिखे बहुत ज़्यादा दिन अच्छा है। हमारा देखो कैसी फोटो लगाए है, ओरिजिनल आपकी फोटो है। टाइगर इज बैक सर। वैसे भी लगता है राज क्लासेस हट। यमराज जी थोड़ा चेहरा दिखला दीजिए हम लोग को। फोटो कहाँ से एक आप झलक। लगाए हैं? अरे कोई सनातनी लगा लो, पूरा बाजा बज रहा है सनातनी का। हैं? मोदी जी को लगा लो, योगी जी को लगा लो, वक्फ बोर्ड का लगा लो, कुछ लगा लो। ठीक है, अभी लगा लो। ये चीता फीता तो हटाना बहुत डर लगने लगा। ठीक है, तो देखो ये ध्यान रखना कि जो कोई व्यक्ति एमएलए भी ना हो, एमएलसी भी ना हो, वो भी बन सकता है मिनिस्टर 6 मंथ। देखिए 6 मंथ के अंदर उसको किसी न किसी हाउस के में, देखो कल रिकॉर्ड नहीं था तो आज और अच्छा है ना। अब इसको अभी भेज देंगे, देख लेना, आप स्टडी करना। कल आप लोग को इम्पोर्टेंट टॉपिक हम इमरजेंसी प्रोविज़न, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल 352, 356, 360 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसे आपके पीटीए में बराबर क्वेश्चन, इंटरव्यू में भी आपसे बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। तीनों इमरजेंसी में क्या अंतर है? इस इमरजेंसी को हम लोग प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। बताइए अंकित, कौन सी इमरजेंसी को हम लोग प्रेसिडेंट? नेशनल इमरजेंसी। और स्टेट को उसको भी कहते हैं। तब तो निकलता है ना, बिहार में राष्ट्रपति शासन लग गया। यस सर। जी जी। पढ़ते ना, महाराष्ट्र में लग गया, कोई ऐसा स्टेट बचा नहीं है, सब जगह लगा है। इसको बोलेंगे प्रेसिडेंट रूल। देखो इसको छोटा सा है, 356। पहले क्लियर कर लो। इस तीनों को हम लोग बोलते, नेशनल इमरजेंसी को भी प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी को भी प्रेसिडेंट रूल, और फाइनेंशियल को भी। क्यों 356 ज़्यादा पॉपुलर है प्रेसिडेंट? इसलिए पॉपुलर है कि जो नेशनल इमरजेंसी लगी है वो 3, और जो लास्ट में लगी थी 1975, लास्ट में 1975 से 2025 कितने साल हो गए? 50 साल में ये इमरजेंसी, तो वो केवल किताब में बस लिखा रह गया, आप लोगों ने तो कभी देख। रही बात फाइनेंशियल इमरजेंसी की, आज तक कभी नहीं लगा। हमारे नेताजी लोग इतने अच्छे हैं, कभी भी देश में वित्तीय आपात नहीं लगा। ठीक, वो भी नहीं लगा। अब आया 356, जब चाहे तब लगा दे, तो ये बहुत पॉपुलर हो। तो हम लोग बोलते हैं 356 का मतलब 100% गलत। आपको बोलना है स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड क्या नाम है, नेशनल इमरजेंसी। तीनों को हम लोग, क्योंकि तीनों में प्रेसिडेंट अपने हाथ में शासन ले, तीनों में। एक जो आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हो, मीडिया तो बिल्कुल उसकी बातें छोड़, जो गलती हम लोग से होती है, हम लोग जब पूछा जाता है प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल में है इमरजेंसी की, हम लोग बोलते
356 सही है, गलत नहीं है, लेकिन आपका आंसर 1/3 सही, 33%। 66% आपका आंसर। 66% कैसे सही होगा? जब आप स्टेट इमरजेंसी में प्लस करोगे नेशनल इमरजेंसी, फिर जब प्लस करोगे फाइनेंशियल इमरजेंसी, तब आपका 100। और जब जुडिशरी में आता है, दिमाग में गलत बैठा हुआ है 30। जब आंसर शीट जारी होता है तो दिखा रहता है डी वाला, ऑल ऑफ दीज। तब हम लोग बताते हैं कि गलत क्या हो। एक चीज़ ये ध्यान रखना, तो इमरजेंसी का प्रोविज़न है, ये प्रेसिडेंट रूल तीनों को हमने मेंस में लिखवाया है। कल इसको हम लोग डिटेल में पढ़ा, तो ये फ़ायदा रहेगा कि आप लोग जो सैटरडे संडे। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम किसी को? सर कहा लिखा है सर कि जो है कि जो राज्य चाहेगा वो अपने राज्य में विधान परिषद फॉर्म कर सकता है। आर्टिकल किसी पढ़िए ना, उस विधान कौन परिषद सा? वाले में पढ़िए तो सर ये राज्य लोअर संविधान के हाउस ऊपर निर्भर करता सर है। सर 169 आर्टिकल। देखो 169 बता रहे हैं वो। सर ये लोअर सर हाउस ये और हायर हाउस जी पढ़ने को मत पढ़े नहीं सारे, क्लाइंट को पढ़ावे कि खुद पढ़े। यही दिक्कत है सर। में कितने घंटे पढ़ते थे? इतना ही पढ़ते थे जितना आप पढ़ रहे हैं। ज्ञान आपका बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या पढ़ते थे? लॉ पढ़ते थे कि और कुछ पढ़ते? सर ला ही पढ़ते थे और भी सब अपना। भाई और वाला ज़्यादा था, क्लाइंटों को डील करना पड़ते थे। अब क्लाइंटों को डील। और क्या है? सर 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले सर, जम्मू एंड कश्मीर में ऑलरेडी पहले से विधानसभा था सर, तो कैसे उसको कहते हैं कि नया विधानसभा बना है सर? नहीं, जम्मू वो कश्मीर स्टेट में में था विधान, और हाँ देखो जम्मू कश्मीर विधानसभा विधान परिषद जी विधानसभा, और वो स्टेट था, स्टेट था। इसको जो स्टेट का स्टेटस मिला था आर्टिकल 370, और इसको स्पेशल स्टेट मिला। तो जब हम लोगों जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, एक एक्ट बनाया था, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इसको उन्होंने इन्फोर्स कर दिया 31 अक्टूबर को। जब इन्फोर्स किया तो बोला कि जेके का जितना भी स्पेशल स्ट्रक्चर है सब, और आर्टिकल जो 35A था, आर्टिकल 35A, आर्टिकल 35A आप लोग को ताजुब होगा, ये कहीं से पास नहीं, ये केवल प्रेसिडेंट का ऑर्डर था। प्रेसिडेंट का ऑर्डर मतलब प्रेसिडेंट की ऑर्डर से एक आर्टिकल बन गई, सही था। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि बिना हाउस से पास हुए किसी आर्टिकल को क्रिएट कर दे, नहीं था। सबसे पहले किया गया कि आर्टिकल 35A हटा दिया गया, फिर इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया, जेके के स्पेशल स्टेटस को हटाया गया, और जो जेके था ये कहा गया इसको 2 यूटी में बना दिया, 2 यूटी में, ध्यान समझिए, इसको तोड़ दिया गया, यानी जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल, एक को बोला गया जेके और दूसरे को बोला गया क्या, लद्दाख। ये कहा गया कि जो जेके यूटी रहेगा वो उसी तरह रहेगा जैसे दिल्ली और पांडिचेरी, यहाँ पर भी विधानसभा, ठीक। और जो जेके का विधान परिषद थी वो ख़त्म कर दिया गया। लद्दाख को बोला गया कि लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। ये बात हो गई 2019। तो 19 के बाद 20 आया, 21 आया, 22 आया, 23 आया, 24। सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल हुई PIL, और ये कहा गया कि यहाँ पर विधानसभा क्यों नहीं बन रही। जब जेके में कहा गया है कि विधानसभा हो तो बन क्यों नहीं रही है, तो पहले तो इन्होंने कोविड का बचाव लिया, अभी कोविड चल रहा है देश में, ऐसी स्थिति नहीं है कि वो, फिर इन्होंने बचाव लिया कि अभी वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ब्रीच कर रहा है, ठीक है ना।
पत्थरबाज बताते थे, पत्थरबाज बहुत है, पत्थर चलाते हैं। ठीक, तो पत्थर चलते हुए कैसे इलेक्शन हो, तब सुप्रीम कोर्ट ने इनको वार्निंग दी, अक्टूबर 2024 के पहले आप इलेक्शन, चाहे पत्थर खाइए, चाहे बम खाइए, चाहे डंडा खाइए, लेकिन आप इलेक्शन। आपने अपने एक्ट में कहा था कि जेके होगी विद विधानसभा, तब इन्होंने विधानसभा का इलेक्शन, ये इसकी सर सेकंड क्वेश्चन, सर मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ विधानसभा का क्या इंपॉर्टेंस है सर? ऐसा क्यों हम लोग 500 और 60 रखते हैं सर? कहा गया ना कि भाई बैठने की जगह भी तो चाहिए। विधानसभा जो है आपकी पटना वाली किसने बनवाया? सर मस्ट बी ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश सरकार। कोई विधानसभा पुरानी जितनी है, प्रेसिडेंट हाउस किसका है, किसने बनवाया प्रेसिडेंट? ब्रिटिशर सर कौन ब्रिटिशर? नेम तो पता नहीं लॉर्ड सर। कार्डिज, तो वायस राय थे, उनके लिए बनवाया गया, वहाँ पे हमारी महामहिम। ठीक, तो ये कहा गया कि जितने भी विधानसभा सब ब्रिटिश, तो वो ये कहा गया इसमें स्ट्रेंथ कितनी होगी। भाई मान लो कहते अनलिमिटेड, ये विधायक जी लोग कहाँ बैठेंगे? जैसे आप मूवी देखने जाते हो तो टिकट कितना बेचेगा वो, 30 सीटों को उतने तो बेचेगा ना। अब मान लो उसने टिकट बेच दिया 1000, थिएटर में केवल 250 सीट, बाकी कहाँ बैठेंगे? और जिसका नमूना आप देख रहे हो रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे जो जनरल टिकट बिकते हैं कितने बिकते हैं? अनलिमिटेड। और रिजर्वेशन के टिकट लिमिटेड। तो जो अनलिमिटेड बिकते हैं उसी में धक्का धक्का मुक्की होती है। यस सर। तो इसीलिए बोला गया कि जितनी स्ट्रेंथ है बैठ सकते हैं बस उतनी, ये इसका रीज़न। मिनिमम इसलिए रखा गया कि ये लॉ मेकिंग है। जो हमारा विधानसभा है, लोकसभा, इसका काम क्या है? लॉ को बनाना। अरे तो कम से कम 60 लोग तो हो कानून बनाने के लिए। जैसे मान लो यूपी इतना बड़ा स्टेट है, बिहार इतना बड़ा स्टेट है, राजस्थान इतना बड़ा स्टेट है, आपका मध्य प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, तो कम से कम 60 लोग तो हों। क्यों? कम से कम 10 करोड़ जनसंख्या रहती है, इसीलिए एक मिनिमम फिक्स कर दिया गया इतना। इसको हम लोग बोलते हैं कोरम। कोरम इतना ज़रूरी है रहना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? सर गवर्नर की पोस्ट को सर हम लोग एबॉलिश कर सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन होगा अरे अगर करा करते दो, हैं? तब तो हमारा काम हल्का हो जाए। सर ये सर ये कहीं नहीं है, मतलब इट इज नॉट कमिंग अंडर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इधर स्टेट ये गवर्नमेंट। तो हमारे इसलिए पोस्ट को बनाया गया था गवर्नर की, इस समय हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, तो ये कहा गया सेंट्रल को स्ट्रांग बनाओ, केंद्र को तगड़ा बनाओ। का रीजन क्या था? जो स्टेट था, ये कहा गया स्टेट को अगर से ये सब दे दिया जाएगा, स्टेट क्या था? अनलिटरेट था, अनडेवलप था, राज्यों की स्थिति बहुत खराब थी। तो ये कहा गया अगर राज्यों को अगर ये सब पावर हम दे देंगे तो दिक्कत होगी। तो ऐसा करो, पहले एमएलए को चुनाव लड़वाओ, फिर उसके बाद एमपी को चुनाव लड़वाओ, तो ये एमपी एमएलए मिलकर प्रेसिडेंट को बनावे, फिर प्रेसिडेंट जिसको समझेगा अच्छे को उसको बनाएगा गवर्नर। ये इसका प्रोसेस। प्रेसिडेंट क्या होगा? एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा, फिर उसका इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट को बनाएगा, प्रेसिडेंट वो बनेगा जो 50% प्लस पाएगा, यानी कि प्रेसिडेंट जो होगा वो इसी को बनाएगा गवर्नर। और शुरू में जो गवर्नर बनते थे या तो रिटायर्ड जजेस बनते थे, या कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बनते थे, या बहुत तगड़ा किसी ने मूवमेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया तो उसको। तो बाद में मिसेस गांधी और उसके बाद के पीरियड में आते आते प्रेजेंट गवर्नमेंट सब लोग क्या किए, इसको बना दिए क्या? जो रूलिंग पार्टी का बागी है, भाग सकता है, कोई पार्टी आर्टी बना सकता है, लो तुम जाओ प्रसाद, जाओ इस स्टेट के आप गवर्नर। कोई चुनाव हार गया तो गवर्नर। किरण बेदी बनी पौंडीचेरी की गवर्नर। कब बनाई गई? जब किरण बेदी के नेतृत्व में दिल्ली विधानसभा का इलेक्शन लड़ा गया, और किरण बेदी ने वादा किया था कि केजरीवाल नहीं जीत पाए,
और हुआ क्या, किरण बेदी खुद हार गई। तब ये हुआ किरण बेदी बागी हो गई। ये हुआ कि बीजेपी से बागी हो रही हैं। किरण बेदी को बना दिया गया पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल, बनी रही पार्टी में। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नर के पोस्ट को तो इतना ज़्यादा इन्होंने बना दिया है, इसको कहते हैं पॉलिटिकल। आज ये गवर्नमेंट ने सब की यही हालत है, पुराने से लेके। अगर कोई रिफॉर्म आप करा देते हो तो बहुत अच्छी बात है, इसको पहले सिलेबस से हट एक चैप्टर का। सर सर ये हाउस के बारे में तो यमराज जी कुछ करिए विधानसभा गवर्नर के बारे में, बहुत लोग विधान परिषद में मिनिमम 60 की संख्या है, तब भी किसी किसी राज्य में विधान सभा में कम होते हैं 60 से। तो आपको बताया हमने ना कि जब नया कोई राज्य बनता है तो शुरू में कम रहते हैं, फिर उसको जब चुनाव होता है तो बढ़ा के 60 पहुंचाया जाता है, कोशिश किया जाता है। ये इसका मतलब कम हर, जैसे जब उत्तराखंड राज्य बना था तो केवल MLA, लेकिन उसको करके फिर 60 किया, ये होता है। ठीक सर लोकल बॉडीज के लिए